सो हाय एवरीवन, कैसे सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं अपना मैथमेटिक्स का यूनिट 4। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बेसिकली क्या हुआ कि जिस वेबसाइट पे मैं रिकॉर्ड करता ना, उसमें ना मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका था, मैंने मैथमेटिक्स का और मैकेनिक्स दोनों का रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन जब मैं एडिट करने गया ना तो उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी। फिर वो लेक्चर मैं, क्योंकि विदाउट वॉइस मैं अपलोड नहीं कर सकता था यूट्यूब पे, तो मैं इस वजह से अपलोड नहीं कर पाया। पर आपके जो कमेंट्स थे और आपके जो इतना मतलब प्यार होता है ना आपका, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, बच्चे तो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और वो प्रेफर भी कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस लेक्चर को, और आई होप कि इस बार मैं आपको और अच्छे वे में समझा पाऊंगा और अच्छे वे में आपको चीजों को बता पाऊंगा। और बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियोस पे लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, और जब अच्छे कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे करते रहो, अपने फ्रेंड में शेयर करते रहो। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो लाइक कर दो, वीडियो सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूनिट 4 हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे कि कैसे हम पीडीई यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो सारे मेथड्स पढ़ेंगे हम। उसके साथ साथ एक टॉपिक जो है वो है कि क्या बोलते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम यहीं पर ही इस यूनिट 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज जो हमने यूनिट 3 में पढ़ा था, यहां पे जो हम पढ़ेंगे ना वो बेसिकली पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को बेसिकली क्या बोलते हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम फोरियर इंटीग्रल भी बोलते हैं। फोरियर इंटीग्रल भी लिखा है ना, तो उसका मतलब भी यही होता है, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है या फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, बात एक ही है। तो क्वेश्चन में ये घबराने वाली बात नहीं है कि यार क्वेश्चन में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है तो क्या अप्रोच यूज करना है, या फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन लिखा आ गया तो क्या अप्रोच करना है, सेम अप्रोच यूज करना है। अब देखो, मैं जितने इजी वे में समझाना चाहूंगा मैं पूरा ट्राई करूंगा को बहुत इजी वे में फॉर्मूले लर्न कराऊं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 3 फॉर्मूले को लर्न करना है। 3 फॉर्मूले को लर्न करना है। जब मैं 3 फॉर्मूले लर्न हो गए ना, तो हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से या इंटीग्रल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चन को किल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला, क्योंकि मैंने 3 फॉर्मूले बोले थे, तो सबसे पहले फॉर्मूले की यदि बात करूं तो सबसे पहला फॉर्मूला है ये हमारा पहला फॉर्मूला है। इस पहले फॉर्मूले को लर्न करने से पहले उसकी रेंज देख लेते हैं। कभी भी क्वेश्चन में आपको ये रेंज गिवन हो ना, कि आपको एक एफ ऑफ एक्स का फंक्शन गिवन होगा, है ना, हमें कोई फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन कैसे गिवन होगा वो बताता हूं। एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा होगा कि हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। मैंने बोला ठीक है, ये हमारी दूसरी चीज होगी। तीसरी की एक चीज, कभी कभी क्या होता है, रेंज गिवन होगी, फंक्शन की रेंज गिवन होगी। फंक्शन की क्या गिवन होगी? रेंज गिवन होगी। यदि हमारी रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, यदि हमारी रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, तो कुछ नहीं सोचना है, हमें इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले को। अब ये फॉर्मूला कैसे, पहले ये देख लेते हैं। देखो, एफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू, यानी एफ ऑफ लैम्डा का फंक्शन हम लिख रहे हैं, यानी सॉल्व करने के बाद इस आरएचएस वाले को सॉल्व करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी वो लैम्डा के फॉर्मेट में आएगी। ये चीज हमें समझ आ गई। इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 2 पाई, ये हमारा कोफिशिएंट होता है। 1 अपॉन में अंडर रूट 2 पाई हमारा कोफिशिएंट होगा। इंटीग्रेट करेंगे माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। क्यों? क्योंकि रेंज गिवन थी माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, तो हमने इंटीग्रेट भी क्या किया, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी इंटीग्रेट किया। अच्छा, यहां पे मैंने जो वेरिएबल माना, जो फंक्शन माना, वो माना है एफ ऑफ यू ई की पावर में अयोटा लैम्डा यू डी। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या माना है, मैंने यहाँ पे यू वेरिएबल माना है ना, और जो वेरिएबल माना है उसकी रिस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेट किया। अब क्वेश्चन में तो एक्स गिवन है, तो कोई वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स में गिवन होगा, एज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे कोई फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर, ये मेरे फंक्शन गिवन होगा, ये मेरे किस में गिवन है, मैंने बोला ये तो मेरे एक्स के टर्म में गिवन है। तो क्या कर लेना, यहाँ पे एफ ऑफ यू की जगह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के टर्म में लिख लेना। यानी आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, एफ ऑफ एक्स, और किस वेरिएबल को माना है, एक्स को वेरिएबल माना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे और यहाँ पे भी एक्स ही लोगे। यानी कहने का मतलब ये, इस पूरे इक्वेशन में लैम्डा हमारा कांस्टेंट है और बाकी यू हमारा वेरिएबल है, और वो वेरिएबल यू के टर्म में हो, एक्स के टर्म में हो या वाई के टर्म में हो, मैटर नहीं करता, या यू या एम किसी के टर्म में हो, हमें तो बस एक जनरल फॉर्मूला लर्न करना है। मैंने यू के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लर्न किया है। क्वेश्चन भले एक्स के टर्म में है, वाई के टर्म में या टी के टर्म में है, मुझे बस ये जानना है मेरा वेरिएबल क्या है और लैम्डा क्या है, मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाला पहला फॉर्मूला लर्न कर लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो। वीडियो को आगे करने से पहले पहले अभी पॉज करो, अभी फॉर्मूले को लर्न करो, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है यार। ठीक है, 3 फॉर्मूले मैंने बोले थे। अभी 3 फॉर्मूले में से ये वाला फॉर्मूला क्या है, देखो, यदि आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया तो अब उसी का क्या होता है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसी का इनवर्स है, इसी पहले वाले फॉर्मूले का ही क्या है, इनवर्स है। अच्छा,
इनवर्स कभी भी वो क्वेश्चन में खुद ही लिख देगा कि कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन वो बोल या फिर वो बोल देगा इवेल्युएट करो, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट होने के बाद वो आगे और कुछ लिखेगा कि इवेल्युएट करो इस दिस फंक्शंस को। तो जब भी इवेल्युएट वर्ड लिखा आ गया तो समझ जाना हमें कहीं ना कहीं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करना है, हमें अप्लाई करना है। अब हमें अप्लाई कैसे करना है, देखो हमने एफ ऑफ एक्स लिखा इज इक्वल टू में 1 में अंडर रूट 2 पाई, यानी ये एज इट इज सेम रहेगा क्योंकि इसका इनवर्स है, लेकिन कॉफिशिएंट जो है वो सेम रहेगा 1 में अंडर रूट 2 पाई, कॉफिशिएंट सेम रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला लेना है तो हम आसानी से ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वजह से मैंने क्या बोला, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन भी सेम रहेगा, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां पे क्या होगा, जब हम इनवर्स निकालेंगे तो यहां से जो एफ ऑफ लैम्डा कैलकुलेट हुआ है इस एफ ऑफ लैम्डा को हम यहां पुट करेंगे और अब हम लैम्डा को वेरिएबल मानेंगे। तो यदि लैम्डा को वेरिएबल माना है तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में इंडिकेट करेंगे, यहां पे हमें टी लैम्डा आएगा और ई के पावर में लैम्डा यू था, है ना। यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, चेंज क्या होगा, यहां पे आयोटा के पीछे क्या हो जाता है, माइनस का आयोटा और यू के पे आ जाता है एक्स। क्यों, क्योंकि देखो लैम्डा वेरिएबल है तो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट एक्स होगा, है ना। सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो एक्स के टर्म में आएगी, तभी तो हमें एफ ऑफ एक्स का फंक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा एक्स क्यूब माइनस प्लस का 3 ऐसे कुछ आया, बस यहाँ पे वो फंक्शन पुट करेंगे, ठीक है। लैम्डा को एज इट इज रखेंगे और डी लैम्डा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे नॉर्म, और इंटीग्रेशन क्या करेंगे वो हम एक क्वेश्चन परफॉर्म करके तो पता लग जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लर्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। जैसे फोरियर सीरीज में था इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, इसमें भी होता है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। यदि हमारी रेंज माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी नहीं है तो क्या होगा, तो फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन था और मेरी रेंज माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी नहीं है तो मेरे को पहला वाला फॉर्मूला तो यूज करना नहीं है। तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे इवन फंक्शन चेक करना है, मुझे ऑड फंक्शन चेक करना है और ये सेम अप्रोच यूज करनी है। एक क्वेश्चन परफॉर्म करके मैं एक नया अप्रोच दिखाऊंगा कि कैसे इवन फंक्शन और फंक्शन को सेकंड मेथड सॉल्व करता है, ये चेक करते हैं फंक्शन इवन के फंक्शन ऑड है बाय ग्राफिकली मेथड, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। मैंने चेक कर लिया कि फंक्शन मेरा इवन है, यदि मेरा इवन फंक्शन है इन दैट केस एफ ऑफ लैम्डा यहां यूज करेंगे, मैंने बोला हाँ सेम क्वेश्चन होगा। देखो अब यहां पे कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा अंडर रूट 2 बाय लैम्डा और 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जो फंक्शन होगा वहां पे वेरी एफ ऑफ एक्स था तो यहां पे ले लेंगे एफ ऑफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ऑब्वियसली इवन फंक्शन है तो कॉस की टर्म तो आएगी, यदि ऑड फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगी, साइन की टर्म आ जाएगी। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लर्न करना में कितना इजी है। यदि एक फॉर्मूला लर्न है तो इवन फंक्शन में कॉस की टर्म यूज होते हैं, ऑड फंक्शन में साइन की टर्म यूज करती है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। कोएफिशिएंट भी अंडर 2 अपॉन पाई भी सेम है, 0 से इंफिनिटी भी सेम है, एफ ऑफ यू यानी जो फंक्शन होगा वो भी सेम है, सिर्फ इवन फंक्शन है तो कॉस लैम्डा, ऑड फंक्शन है तो साइन लैम्डा, ठीक है। आई होप इतना ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, ऑड आएगा तो एज इट इज ये फॉर्मूला यूज करना है, इवन आएगा तो एज इट इज ये फॉर्मूला यूज करना है, सेम टू सेम, ठीक है। नाउ जैसे हमने फॉर्मूला यूज किया, अब मैंने देखा इसका इनवर्स, जैसे वहां पे था कि वो यदि बोल देता है आगे फर्दर इवेल्युएट करो, फर्दर इनवर्स निकालो, तो इवन फंक्शन है तो उसके लिए इनवर्स ही होगा। क्या हुआ, देखो जो चीज वहां पे की थी कोएफिशिएंट सेम रहेगा, इंटीग्रेशन सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो एफ ऑफ लैम्डा है इस एफ ऑफ लैम्डा को हम पुट करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा हमारा वेरिएबल होगा। यहाँ पे कॉस लैम्डा यू था, यहाँ पर हमें कॉस लैम्डा एक्स आ जाएगा, जैसे वहां पे रिप्लेस किया था यू की जगह पे एक्स पुट कर दिया था, बस आयोटा माइनस आयोटा पुट हो गया था, लेकिन यू जब पे एक्स पुट किया था यहाँ पे भी होगा, यू जब पे क्या कर देंगे एक्स रख देंगे। साइन केस में भी ऐसा ही, कोएफिशिएंट सेम रहेगा, 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेट करेंगे, एफ ऑफ लैम्डा साइन लैम्डा एक्स डी लैम्डा, ये फॉर्म में लर्न कर लेना है, ठीक है। और मैंने ट्राई किया कि मैं साथ साथ आपको चीजों को लर्न भी करवा दूं, ठीक है, ट्रिक्स एकदम प्रॉपर वे में। आगे बढ़ने से पहले ये दो फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। कभी भी क्या होता है कि हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना होता है और इंटीग्रेशन में कभी भी आपको ये वाला फॉर्म में दिखे ना जिसमें एक टर्म ई की है, एक टर्म साइन की है, एक टर्म ई की पावर ए एक्स है, एक टर्म साइन की पावर बी एक्स है, और मुझे बोला है कि डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। आमतौर पर बेसिकली यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, या आइडेंट यूज करते हैं या फिर यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। लेकिन जब आप प्रोडक्ट रूल को यूज करोगे तो कहीं भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ई की पावर एक्स चलता रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन करते रहोगे तो वो कॉस साइन ऐसे कन्वर्ट होता रहेगा। तो डायरेक्ट फॉर्म में लर्न कर लो ताकि कभी भी क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्म में दिखे या ई की पावर के साथ ई के साथ
कॉस की टर्म दिख जाए और दोनों को इंटीग्रेट करना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है। तो फॉर्मूला दोनों का बहुत ईजी है। फॉर्मूला क्या है? e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यानी e की पावर ax को एज इट इज, ये जो e की पावर ax है इसको एज इट इज रख देना है, इसको इसको एज इट इज रख देना है, ठीक है। और फिर इसके जो कोएफिशिएंट थे a और b, इनके स्क्वायर का सम कर देना नीचे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद साइन है तो पहले साइन की टर्म लिखनी है और फिर कॉस की टर्म लिखनी है। साइन है तो पहले साइन की टर्म लिखनी है फिर कॉस की टर्म लिखनी है, और a और b से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। अब a और b कोएफिशिएंट हो गए, लेकिन b अंदर भी जाएगा, साइन बी एक्स कॉस बी एक्स, साइन बी एक्स कॉस बी एक्स, b जो है वो इसके साथ भी जाएगा कोएफिशिएंट के साथ, और साइन के एंगल में भी जाएगा, ठीक है। ऐसे लर्न कर लेना। सेम यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे कॉस पहले टर्म है तो यहाँ पे कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा, यानी कॉस bx पहले साइन bx बाद में। बस पहले जो पहला वाला फॉर्मूला था साइन नेगेटिव होता है इसलिए मैंने नेगेटिव यूज किया है, कॉस पॉजिटिव होता है, इवन फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं ना, तो पॉजिटिव होता है यानी इसको पॉजिटिव यानी प्लस का यूज करके हम फॉर्मूले को लिखेंगे। ए और बी हमारे कोएफिशिएंट हो गए, ठीक है। ये वाला मैंने लिख दिया ताकि इनकेस क्वेश्चन में एग्जाम में पेपर वक्त यदि कभी आपको ऐसा फॉर्म में दिखे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। अब है ये कुछ पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज ही होगा। हमेशा मैं इस तरीके का रेंज देखिए रखूंगा। अब जब भी ऐसा रेंज गिवन है तो बस रेंज का मतलब तो बताओ ना, रेंज का मतलब क्या है। देखो कभी भी ऐसा गिवन हो कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए गिवन है, यानी जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेरी एक्स की रेंज है वो ग्रेटर देन माइनस ए है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए और लेस देन इक्वल टू ए है। यानी एक्स की वैल्यू जो है, यदि मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं जिसमें मेरा सेंटर पे जीरो होगा, ये मेरा माइनस ए होगा, ये मेरा प्लस का ए होगा, तो जो मेरा एक्स की वैल्यू होगी वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में, इसके मिडिल में लाई करेगी, बिटवीन द माइनस ए एंड प्लस ए। किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू। कब? जब मेरी मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए होगा। अच्छा, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा तो कभी भी ऐसा फॉर्मेट गिवन हो जिसे मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अब ये कुछ भी हो सकता है 3 4 5 6, ए कांस्टेंट नंबर है बेसिकली, ठीक है। यदि ग्रेटर देन है इसका मतलब ये है कि जो मेरी एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ए है, यानी जो ये एक्स है ये ग्रेटर देन ए लाई कर रहा है और माइनस ए से बड़ा है, माइनस से छोटा है और प्लस ए से बड़ा है। ये देखो ये चीज लिखी हुई है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए यानी ए से बड़ी, यानी ए से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू लो, और माइनस ए से छोटी जितनी वैल्यू नहीं वो ले लो। ये सारी की सारी वैल्यू किस में लाई करेगी? इस रेंज में लाई करेगी। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस। कभी कभी एग्जाम में लगता है कि यार इसमें डिफरेंस नहीं आता, बच्चों को समझ ही नहीं आता है ना। इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत डिफिकल्टी आती है, इसमें इसको पहले समझा दिया ताकि आपको ये डिफिकल्टी ना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, कि इन दोनों के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस है। और डिफरेंस कैसे लर्न करना है कि ये वाली जो होगा मॉड ऑफ एक्स ये माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करेगा, बस इतना लर्न करना है। यदि ये इसके बीच में लाई करेगा तो जो दूसरा वाला होगा वो इसके बाहर लाई करेगा, बाहर आउटसाइड द माइनस ए से प्लस ए। एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रहा हूं। क्यों होमवर्क दे रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है। हम इसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, वो डिफिकल्ट कर लिए तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसमें दोनों है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कैलकुलेट करो और उसका इनवर्स भी कैलकुलेट करो। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना था, ठीक है। मैंने बोला था एक फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स, मुझे बोलेगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करो और कुछ रेंज गिवन होगी। ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेट हमें दिख गया। जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। 3 फॉर्मूले पड़े थे, नॉर्मल वाला, इवन फंक्शन वाला और फंक्शन वाला। रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी गिवन नहीं है तो पहला वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो बेसिकली इवन फंक्शन और फंक्शन वाला फॉर्मूला चेक होगा। फंक्शन को चेक किया, फंक्शन इवन के फंक्शन ऑड है। तो देखो जब मैं यहां पुट करूंगा, पहला नॉर्मल जैसे मैं यूज कर देता हूं एफ ऑफ एक्स, यदि एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। कैसे? इस वाले फॉर्मूले में मैंने क्या किया, जहां पे एक्स था मैं वहां पे मैंने माइनस एक्स पुट किया। जो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि बराबर है एफ ऑफ एक्स के। यानी जब मैंने एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, यानी मुझे इवन फंक्शन मिल रहा है। इवन फंक्शन क्या होता है? जो माइनस को खा जाता है ना, खत्म कर देता है माइनस को। इस तरीके से लर्न कर लो, इवन फंक्शन के तो माइनस को खत्म कर देता है। तो यदि ये इवन फंक्शन है तो मुझे पता लग गया मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बियॉन्ड नो। लेकिन एक और मेथड देखते हैं, यदि किसी को समझ नहीं आया कि मुझे पता नहीं समझा माइनस क्या है प्लस क्या है, तो हम ग्राफिकल मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये देखो,
मेरे को पता है मेरा फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, नॉर्मल रैंडम ग्राफ बनाएंगे। यदि वो ग्राफ सिमेट्रिकल है, यानी जितनी पॉजिटिव टर्म्स है उतनी नेगेटिव टर्म्स है, यदि वो सिमेट्रिकल है तो बोल देंगे फंक्शन क्या है, फंक्शन इवन है, और अनसिमेट्रिकल है तो फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब ग्राफ बनाते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली ये एक्स स्क्वायर तो कहीं ना कहीं पैराबोला की टर्म बनेगी, तो मैंने बना दिया एक पैराबोला। क्या बना दिया, पैराबोला। अब इस पैराबोला जो है ना वो कहां से कहां लाइक कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, यानी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी और -1 इक्वल टू 1 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू 1 से छोटी, बस। यानी मेरा जो ग्राफ बनेगा वो -1 से 1 के बीच में बनेगा, पहली बात। और क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है ना, जितनी पॉजिटिव, यानी इधर जितना सिमेट्रिकल है इस एक्सिस के अबाउट भी उतना सिमेट्रिकल है, और क्योंकि सिमेट्रिकल है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम बाय ग्राफिकल मेथड भी क्या कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब यदि मैं दूसरा वाला फंक्शन ड्रॉ करूं जिसकी वैल्यू कितनी है, 0 0 है, तो उसको क्या ड्रॉ करूंगा, जब मैं बात करता हूं एक्स से बड़ी वैल्यू एक्स से छोटी वैल्यू के लिए, तो देखो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो उसको ड्रॉ करो ना करो बात देखिए, ठीक है। तो हमने ये तो चेक कर लिया कि मेरा फंक्शन क्या इवन है, फंक्शन इवन है, तो फॉर्मुला पुट किया, फॉर्मुला यूज किया। कौन सा फॉर्मुला था, एफ ऑफ लैम्डा वाला फॉर्मुला यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे मेरा जो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो ये वाला फंक्शन है, और वो इस रेंज में लाई कर रहा है। तो मैंने बोला मेरी रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है, मेरी रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है, तो मैं जो इंटीग्रेट कर रहा हूं वो 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर रहा हूं। लेकिन मैंने बोला बट मेरा जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में, यानी -1 से 0, 0 से 1 के बीच में। तो मतलब ये है कहीं ना कहीं मुझे इस लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, इस लिमिट को स्प्लिट करना पड़ेगा। जब इस लिमिट को स्प्लिट करूंगा तो मैं पहले 0 से 1 के लिए स्प्लिट करूंगा और फिर 1 से इन्फिनिटी में स्प्लिट करूंगा। कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पे स्प्लिट क्यों किया। देखो यहाँ पे मैंने स्प्लिट इस वजह से किया क्योंकि 0 से इन्फिनिटी के बीच में मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन लाई कर रहा है, लेकिन 1 से इन्फिनिटी के बीच में कौन सा फंक्शन लाई कर रहा है, जिसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो कभी भी ये तो नॉर्मल, हम इसको, ये तो कंप्लीट इंटीग्रेशन है, ये तो कंप्लीट इंटीग्रेशन है, लेकिन ये तो फंक्शन की अलग अलग रेंज पर अलग अलग वैल्यू है, तो मुझे क्या करना होता है, हमेशा इस इंटीग्रेशन को, इस लिमिट को स्प्लिट करना होता है। जैसे मैं स्प्लिट करूंगा एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में मैं वेरिएबल मानू तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्स के यहाँ पे यू ले लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे यू के रिस्पेक्ट में मान के उस पूरे मतलब जो फंक्शन था उसको मैंने यू के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। किसी को कंफ्यूज हो रहा हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लो, कॉस लैम्डा एक्स और डीएक्स मान लो, यहाँ पे मैंने यू को कन्वर्ट कर लिया, आप एक्स के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं हो रहना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। वहां पे जब हम बात करते हैं इस वाली लिमिट की, तो इसमें तो एफ ऑफ लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, एफ ऑफ यू की वैल्यू 0 है, नॉट लैम्डा, एफ ऑफ यू की वैल्यू 0 है। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो मुझे इसको तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करना है 0 से 1, एक फंक्शन गिवन है ये, एक फंक्शन गिवन है ये। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। प्रोडक्ट रूल याद है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस, मैंने यहाँ पे यूज किया माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन एज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर इसी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर इसी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर से करेंगे तो -2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 से वो रुक जाएगा, वहां जाके रुक जाएंगे, बस इतना ही इंटीग्रेट कर, इतना ही करेंगे, ठीक है। आइलेट ना लगा करके हम ये वाला अप्रोच करते हैं। जैसे हमने ये वाला अप्रोच किया, प्रोडक्ट रूल लगाया, ये लगाने के बाद क्या करेंगे, हम अपर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल क्या था, यहाँ पे वेरिएबल यू था, तो जहां पे यू यहाँ पे पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो देखो ये सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। जैसे हम ये पुट करेंगे, आफ्टर सॉल्यूशन मुझे ये मिला, मैंने इसमें 2 कॉमन ले लिया, 2 जो मैं बाहर लेके जाऊंगा और 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या जाएगा, 4 2 8। तो मैंने इस तरीके से इसको अप्रोच करके इस तरीके से लिख लिया, अच्छे वे में लिख लिया मैंने इसको, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करी और यहां तक लेके आया, उसको अच्छे से लिख लिया, और पूरी इक्वेशन क्या है, लैम्डा के फॉर्मेट में एफ ऑफ लैम्डा मुझे मिल गया। यहां तक मुझे क्लियर हो गया। अब मुझे क्या बोला था, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, क्वेश्चन बोला कि यहां तक कंप्लीट करने के बाद इवेल्युएट करो दिस टर्म।
तो पहले इसको मत फोकस करो, इवेल्युएट करना, इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है। मेरे दिमाग में आया इनवर्स निकालना है, मैं सीधा गया अपने क्वेश्चन पे, मैंने इनवर्स निकाला। इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, यदि फंक्शन इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन वाला इनवर्स यूज करेंगे, ठीक है, ऑड फंक्शन वाला नहीं, इवन फंक्शन वाला। इवन फंक्शन में क्या होता है कि cos लैम्डा एक्स की टर्म आ जाती है, ठीक है। तो जो एफ ऑफ लैम्डा था उसको मैंने यहां पे पुट करूंगा, लैम्डा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। मैंने एफ ऑफ लैम्डा को पूरा को यहां पुट किया, कॉफिशिएंट को, वो तो होता है ये √2/π होता है, 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेट करेंगे, cos लैम्डा एक्स और डी लैम्डा, ठीक है, ओके। अब क्या इसका इंटीग्रेशन करना है, मैंने बोला नहीं, कभी भी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं, हम बस इस तरह के फॉर्मेट बना लेते हैं। अभी फॉर्मेट बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को एक तरफ रखना है और बाकी जितने कॉफिशिएंट्स है ना उनको वहां ले जाओ। कौन कौन कॉफिशिएंट है, मैंने बोला एक ये वाला कॉफिशिएंट है, एक ये वाला कॉफिशिएंट है, इनको एक साथ रख के इसको मैं एलएचएस में, एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया। अपने लेफ्ट हैंड साइड जब मैं लेके आया तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड था एफ ऑफ एक्स और ये आ गया। अब मैंने बोला इसको एज इट इज रखना है, इसको सेम रखना है, ठीक है। अब मैंने बोला एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यू लाई करती है ना, एफ ऑफ एक्स की दो रेंज है, हाँ क्वेश्चन में गिवन था कि एक ये रेंज है एक ये रेंज है, तो मतलब ये है कि मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये भी पुट कर सकता हूं या फिर 0 पुट कर सकता हूं। मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द रेंज। अब क्या पुट करूं, क्या पुट करूं, तो उसके लिए मुझे एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी एक्स कहां लाई कर रहा है, एक्स कहां लाई कर रहा है वो मैं कौन बताएगा, वो मुझे आरएचएस बताएगा। कौन बताएगा, ये जो राइट साइड लिखी है ना ये वाली बताएगी। अब ये राइट साइड पता है कैसे बताएगी, इस पूरी वैल्यू को जो आप देखोगे ना, ये पूरी वैल्यू किससे मैच कर रही होगी, आपके क्वेश्चन से मैच कर रही होगी। यार क्वेश्चन से कैसे मैच कर रही है, यहाँ पे एक्स की जगह पे लैम्डा वेरिएबल मान के चलो, जब एक्स के पे लैम्डा वालोगे तो ये पूरी इक्वेशन को लैम्डा के फॉर्मेट में लिखो, जब लैम्डा के फॉर्मेट में लिखोगे ना तो ये इस तरीके से दिखेगी, यहाँ लैम्डा यहाँ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा की फॉर्मेट, जब हम लैम्डा को वेरिएबल एज अ ट्रीट करेंगे तो। अब जब आप इस वाले कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे, ऊपर जब क्वेश्चन देखोगे तो ऊपर लिखा था cos x/2, यानी लैम्डा के फॉर्मेट में बनाते हो तो cos λ/2, यानी लैम्डा को यदि मैं वेरिएबल मानूं, इट मींस कि मेरी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, x की वैल्यू हाफ होगी तभी ये सिर्फ कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली क्या करना है, हमें क्या करना है, जैसे हम एलएचएस और आरएचएस को सेपरेट कर देंगे, हमें कंपेयर करके x की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि यदि मुझे x की वैल्यू मिल गई तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मुझे f ऑफ x का कौन सा फंक्शन यूज करना है, ठीक है। मैंने कंपेयर किया, आफ्टर कंपैरिजन मुझे x की वैल्यू मिली हाफ। अब मैंने बोला हाफ किस रेंज में लाई करता है, तो मैंने बोला हाफ जो है वो यहां लाई करता है, -1 से 1 के बीच में हाफ लाई करता है, यानी इस वाले फंक्शन को में लाई करता है, यानी मुझे क्या पुट करना है, मुझे ये वाला फंक्शन यूज करना है, 1 - x² का फंक्शन यूज करना है, बस ये यूज कर लिया। अब x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो एलएचएस में भी पुट कर दिया, आरएचएस में भी x की जगह पे हाफ पुट कर दिया। जैसे मैं हाफ पुट करूंगा मुझे ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, बस ये मेरा फाइनल आंसर है। तो सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई करके -3π/16 ये मुझे मिल गया, ये मेरा फाइनल आंसर है। लेकिन एक बार फाइनल आंसर लिखने से पहले ये बात दिमाग में रखना, हमारा क्वेश्चन किस में था, हमारा क्वेश्चन x के टर्म में था। यदि क्वेश्चन x के टर्म में तो मुझे आंसर भी x के टर्म में देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लास्ट में जाकर के जहां पे लैम्डा होगा उसको रिप्लेस कर देंगे x से। जब मैं इस पूरे इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में रिप्लेस करूंगा तो ये आएगा, और फाइनल आंसर मेरा जो ये है वो तो एज इट इज रहेगा। तो इस पूरी की वैल्यू हमें पूछी थी, जब ऊपर जाके देखेंगे तो मेरे से इसी की वैल्यू पूछी थी, है ना, इसकी वैल्यू क्या ले ली मैंने, ये ले ली। बेसिकली यहाँ पे क्या किया मैंने, माइनस को कंपेयर, इस माइनस को जब मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो वो सॉल्व हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, ओके इट्स फाइन, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, आई होप कि ये वाला सारे स्टेप्स आपको समझ आ गए हो, कैसे हमें पहले फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है और फिर कैसे हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है। इनवर्स में इंटीग्रेशन कैलकुलेट नहीं करना होता है, बस हमें एक तरफ लेके आना होती है टर्म को, कंपेयर करना होता है क्वेश्चन से, एक्स की वैल्यू गेट करनी होती है, और जैसे एक्स की वैल्यू मुझे एक्स की वैल्यू जैसी मुझे मिलती है मैं अपने आरएचएस में पुट करूंगा और आंसर को गेट करूंगा। मैंने एक क्वेश्चन परफॉर्म करा दिया, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, और मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, एंड आई होप कि आप और क्वेश्चंस इवन फंक्शन और फंक्शन में ट्राई करोगे, ठीक है, बिकॉज बिना ट्राई करे ना कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे ना जब तक समझ नहीं आएगा, है ना। इस पे इवन, जैसे मैंने इवन फंक्शन में क्वेश्चन कराया, एक बार आप ऑड फंक्शन में क्वेश्चन करना, या फिर इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन करना जिसमें ये वाली रेंज गिवन हो, ताकि कॉन्सेप्ट लगाना, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। जैसे ही हो गया, अब हम पढ़ते पोलर फॉर्म। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में बोलते हैं कि मुझे लैप्लेस इक्वेशन के थ्रू मुझे पोलर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो, मतलब कि बेसिकली क्या होती है, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा के टर्म्स में होते हैं। मुझे बोलता है कि मेरे को ये मेरी क्या है, ये मेरी इक्वेशन है,
इस लैपलेस इक्वेशन को सॉल्व करो। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल 0। यानी मेरा यू के रिस्पेक्ट में मैं एक्स मतलब यू जो है वो ऐसे जगह हुए एक्स और वाई मेरे वेरिएबल है और इनके रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, सॉरी इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है मेरी टू डायमेंशनल लैपलेस इक्वेशन होती है। और मुझे क्या बोला है, इस टू डायमेंशनल लैपलेस इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में लिखो। अभी ये क्या गिवन है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। एक्स और वाई क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मुझे बोला है इसी लैपलेस इक्वेशन को जो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में लिखी है उसको आर और थीटा यानी पोलर फॉर्म में लिखो। पोलर फॉर्म में होता है आर और थीटा। तो कैसे लिखते हैं, देखो बहुत इजी होता है। एक्स इक्वल टू क्या लिखो, आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू लिखो आर साइन थीटा। अब हम इसका पूरा अप्रोच देखें कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू में आर कॉस लिख लिया, वाई इक्वल टू मैंने लिख लिया आर साइन थीटा। जैसे मैंने आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लेट करा, फिर मैंने क्या किया, दोनों को एक बार स्क्वायर करके ऐड कर दिया और एक बार डिवाइड कर दिया। जैसे मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी, ये दोनों इक्वेशन मिल जाएगी। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। कैसे, जब मैं दोनों को स्क्वायर करूंगा और ऐड करने पे मुझे ये वाली इक्वेशन मिलेगी, और जब मैं y बाई एक्स करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan थीटा, और जब tan इनवर्स इधर जाएगा तो मुझे ये वाली मिल जाएगी। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे r और थीटा की इक्वेशन बनानी थी। जैसे मुझे r और थीटा की इक्वेशन मिली ना, मैंने क्या किया, उसको x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब मैंने पूरी इक्वेशन को डेल बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2r डेल आर बाई डेल एक्स, और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, वाई स्क्वायर का होगा 0। सेम इस पूरी इक्वेशन को मैंने x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, थीटा की इक्वेशन को भी x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। दोनों को x y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट करने के बाद 2 से 2 कटेगा, ठीक है, x अपॉन में r। x अपॉन में r क्या होगा, देखो x अपॉन में r जब नीचे जाएगा तो क्या जाएगा, cos थीटा, तो हमें cos थीटा जाएगा। सेम यहां पे भी क्या जाएगा, sin थीटा। ओके, सेम जब मैं थीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और जब मैं थीटा को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, आफ्टर डिफरेंशिएशन मुझे दो टर्म्स मिल जाएगी। आई होप डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लोगे। tan इनवर्स से क्या डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरी टर्म मैं मान चलता हूं x, तो एक्स स्क्वायर की टर्म इस तरीके से, और फिर चेन रूल के थ्रू उसको वापस डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे मेरे को ये मेरा सेकंड स्टेप था, तो मैंने स्टेप्स बना के रखे। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था मैंने पहले सारी चीजें लिख ली है ना, दोनों इक्वेशंस बना ली। सेकंड स्टेप क्या होता है, मेरे को r के रिस्पेक्ट में, मतलब r को थीटा को x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। सेकंड स्टेप मेरा ये बोलता है। जैसे मैंने सेकंड स्टेप बना लिया, मेरा थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, मैंने क्या किया, सिंस यहां पे क्या है, मेरा x और y किस पे डिपेंड कर रहा है, r और थीटा पे, और u किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पर। तो कंपोज फंक्शन याद है, कंपोज फंक्शन क्या होता था, कंपोज फंक्शन ये होता था यदि कभी u x और y पे डिपेंड करता हूं, x और y थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो u भी क्या होगा, r और थीटा पे डिपेंड करेगा। यानी u जो होगा वो थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। तो कभी भी u थर्ड वेरिएबल डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन हम किस तरीके से लिखते हैं, यदि कभी मुझे डेल यू बाय डेल एक्स को लिखना होता है तो कैसे लिखना है, देखो उसको लिखने का तरीका भी बहुत ईजी है। डेल यू बाय डेल एक्स को लिखना है तो क्या करो, उसको डायगोनली लिख लो, डेल यू को यहाँ पे डेल एक्स को यहाँ पे, डेल यू को यहाँ पे डेल एक्स को यहाँ पे। डायगोनली लिखने के बाद किस पे डिपेंड कर रहा था, ये आर और थीटा में, तो आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, मतलब डेल आर से मल्टीप्लाई डेल आर से डिवाइड, डेल थीटा से मल्टीप्लाई डेल थीटा से डिवाइड। जैसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आपका फॉर्मुला बन जाएगा। बीच में प्लस रखना हमेशा, बीच में क्या रखना, हमेशा प्लस रखना, ठीक है। फिर मैंने बोला जिसकी वैल्यू पता थी मैंने पुट कर दी, मुझे पता है डेल आर बाय डेल एक्स वैल्यू, डेल थीटा बाय डेल एक्स वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट करी, अब मेरे को क्या है, मेरे को बेसिकली क्या है, मुझे ये इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो मैंने बोला डेल यू बाय डेल एक्स मिल गया, अब उसका डबल डेरिवेटिव कैसे निकालूं। एक तो तरीका है उस पूरे इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन तो फिर क्या होगा, हमने एक और अप्रोच यूज करी। क्या होता है, देखो डेल यू बाय डेल एक्स को यदि मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा, डबल डेरिवेटिव। मैंने बोला हाँ, तो क्या मैं इसको इस तरीके से भेज सकता हूँ ना, मैंने बोला हाँ, ये तो लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका हमारे क्या काम आएगा। कैसे काम आएगा बताता हूँ। देखो मुझे डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू पता है ना, ये पूरी पूरी डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू होती है। मैंने बोला हाँ, ये तो पूरी पता है। मैंने क्या किया, यदि इस पूरे इक्वेशन में से यू को हटा दूं, इस यू को गायब कर दूं, तो मुझे डेल बाय डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। तो क्या करना है, कभी भी डबल डेरिवेटिव निकालना होगा तो इस तरीके से मत निकालना। हाँ, क्या करना है, डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू एज इट इज पुट कर देना, और जहां पे यू था उसकी जगह पे ये पुट कर देना।
एज इट इज वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। जैसे हम एज इट इज ये वैल्यू पुट करेंगे नाउ, अब क्या करना है, नॉर्मल ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है और इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इस वाले को उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले टर्म को उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इस तरीके से अच्छे से लिख देंगे। लिखने के बाद मैंने मान ली इसको इक्वेशन नंबर 6, जैसे मुझे इक्वेशन नंबर 6 मिली, इसको होल्ड रखना है। जैसे मैंने डेल यू पर डेल एक्स निकाला, जैसे डेल यू पर डेल वाई निकालेंगे, डेल यू पर डेल वाई निकालेंगे तो उसको भी इसी अकॉर्डिंग लिखेंगे, डायगोनली लिख करके डेल आर से मल्टीप्लाई, डेल आर से डिवाइड, डेल थीटा से मल्टीप्लाई, डेल थीटा से डिवाइड। जैसे मैं डायगोनली इसको लिख लूंगा, नाउ जो जो मुझे वैल्यू पता है वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जैसे मुझे डेल यू पर डेल एक्स है, मुझे उसका डबल डेरिवेटिव लिखना है, तो डबल डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, एक बार u के साथ और एक बार विदाउट u, यानी डेल यू पर डेल एक्स की वैल्यू पता है, मैंने बोला हाँ, u को यदि हटा दूं तो मुझे डेल बाई डेल वाई की वैल्यू मिल जाएगी बेसिकली, है ना। जो मुझे डेल बाई डेल वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पे मैं डेल बाई डेल वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे मैं ये पुट कर दूंगा। सेम इस वाले पूरे ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाली टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से खोल के अच्छे से लिख देंगे, प्रॉपर नॉर्मल सॉल्यूशन किया है, ठीक है। जैसे मुझे 7th इक्वेशन मिली, अब क्या करना है, इस 6th वाली इक्वेशन को और 7th वाली इक्वेशन को दोनों को ऐड कर देना। जैसे मैं ऐड करूंगा मुझे ये 3 टर्म मिलेगी लास्ट में, कुछ टर्म्स होगी कैंसिल आउट हो जाएगी, जो अपोजिट टर्म्स होगी कैंसिल आउट होने के बाद मुझे ये फाइनल इक्वेशन मिलेगी, और ये फाइनल इक्वेशन जो है वो लैप्लेस इक्वेशन की पोलर फॉर्म है ना। पोलर फॉर्म में जो ये आर आ रहा है और ये थीटा आ रहा है, ठीक है, ओके। तो लैप्लेस इक्वेशन की पोलर फॉर्म हमने देख लिया, ओके। ये देखने के बाद अब जो हमारा मेन जो था ना इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे चैप्टर का, इस यूनिट का जो नाम था पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सॉल्व करने का तरीका देख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ना हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। अब जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का भी बहुत तरीके होते हैं, तो मैं सारे तरीके आपको सारे कवर करा दूंगा, जितने एग्जाम में पूछ सकते हैं सारे कवर करा दूंगा, ठीक है। अब पहला फॉर्म क्या है पहले ये देखते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। पहला फॉर्म क्या है, पहला फॉर्म है डेल यू बाई डेल एक्स। अब पहली बात तो ये है, यहाँ पहली बात हमें पता नहीं चलता कि जो इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पहले तो ये पहचानना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आए और हमें पता है कि हम रैपलेस इक्वेशन का हम यूज करते थे, याद है रैपलेस इक्वेशन का यूज करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ऑर्डिनरी का भी इक्वेशन आ गया, ये पीडी का भी आ गया, क्वेश्चन समझ ही नहीं आया कौन सा किसके लिए सॉल्व करना है। तो देखो मैं आपको बहुत इजीली में समझा रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी लिखी होगी ना, हमेशा इसमें 2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट कर रहा होगा, एक वेरिएबल होगा x और एक वेरिएबल होगा t। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी लिखी होगी वो x और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, वहीं पर ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी लिखी होगी वो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे होंगे, डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। और वो वेरिएबल x भी हो सकता है, वो वेरिएबल t भी हो सकता है, वो वेरिएबल y भी हो सकता है, लेकिन वो एक ही वेरिएबल, टेक अ सिंगल वेरिएबल, वो सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन वहीं पर ही पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा हमेशा 2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो आई होप अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अब डिस्टिंग्विश कर पाओगे पीडीई को और ओडीई को, ठीक है। ये लिखने के बाद सबसे पहला मेथड देखने वाले हैं, वो पहला मेथड है कि हम बाय लैप्लेस ट्रांसफॉर्म सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहला स्टेप ये बोलते हैं कि आपको कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया कि आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप ये बोलते हैं आपको क्या करना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लेना है, दो तरफ लैप्लेस लेना है, बोथ साइड, ठीक है। तो मैंने जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या ले लूंगा, लैप्लेस ले लूंगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या करूंगा, अप्लाई द इनिशियल कंडीशन, लेकिन इनिशियल कंडीशन पुट करने से पहले लैप्लेस लूंगा। अब लैप्लेस ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन का लूंगा, अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई ना कोई फॉर्मूला भी होगा, जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, सेम बिल्कुल सही बात है। ये फॉर्मूला है, ये 4 फॉर्मूले इसमें, 4 फॉर्मूले। यदि हम लैप्लेस लेते हैं डेल यू बाई डेल टी का, यानी डेल यू बाई डेल टी का लर्न कैसे करना है कि यदि टी का लैप्लेस लेते हैं, ऐसे लर्न करना है, ठीक है। टी का यदि लैप्लेस लेते हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, जिसमें क्या है, उसमें भी जैसे ये वाला फॉर्मूला और वो वाला फॉर्मूला सेम है। कैसे सेम है, उसमें भी हम x की टर्म होती थी, यदि सिंगल डेरिवेटिव है तो x लिखते थे, और फिर x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 0, फिर वहां पे होता था f ऑफ x और f ऑफ 0, यहाँ पे होता है u विद रिस्पेक्ट टू x
एस और एस, यहाँ पे दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है ये यू फंक्शन, एक एक्स पे और एक एस पे। यू बार और यू हम पे होता है एफ ऑफ एस और एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे होता है यू बार और एफ ऑफ जीरो, जीरो मतलब ये वाली जीरो, ठीक है। डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी लर्न कर लेंगे, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा, फिर एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0, फिर यू बार, फिर यू जीरो और यू डेरिवेटिव। ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि मैंने ऑर्डिनरी यूनिट 3 वाले वीडियोस में प्रॉपर वे में लर्न करवाया इसको, ठीक है। जब टी के रिस्पेक्ट में कर रहे तो ये वाली टर्म थी, लेकिन यदि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर एक्स के रिस्पेक्ट में रैपलेस ले रहा हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में रैपलेस ले रहा हूं, तो उसमें बहुत इजी होता है। क्या? टेल कन्वर्ट होता है डी में, टेल कन्वर्ट होता है डी में, और यू कन्वर्ट होता है यू बार में, यू कन्वर्ट होता है यू बार में। बहुत इजी, इसको तो लिखना बहुत इजी है। टेल को लिख देना टी और यू को लिख देना यू बार, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में करना, जैसे आप ये पुट करोगे आपको इनिशियल कंडीशन दिखेगी, हम क्या करेंगे अपने इनिशियल कंडीशन को पुट कर देंगे इस जगह पे, जो जो वैल्यू गिवन होगी, जो चीज मैच करोगी वहां पे हम इनिशियल कंडीशन पुट कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि अप्लाइंग द गिवन बाउंड्री कंडीशन फॉर द कैलकुलेट द कांस्टेंट्स। अब स्टेप नंबर थर्ड में ये कंडीशन लगाने से पहले, ये जो मैंने कंडीशन लगाई है कि मुझे बाउंड्री कंडीशन पुट करनी है, वो लगाने से पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे ये पुट करेंगे, जैसे मैं कंडीशन पुट करूंगा मेरी क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है, यस मोस्ट प्रोबेबली हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। यदि हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तो उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन करते हुए मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे वहां पे कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को ऐड करने के लिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, और फिर फोर्थ स्टेप में क्या ले लेंगे, इनवर्स ले लेंगे। हो सकता है यहाँ पे आपको स्टेप समझ नहीं आ रहे हो, एक क्वेश्चन करते हैं और उसमें वापस रिकॉल करते हैं सारे स्टेप्स को। मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिया है, ये मेरे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। मुझे कैसे पता लगा, मेरे पे दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक टी, दो वेरिएबल के सेट में इक्वेशन डिफरेंशिएट हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये पीडी इक्वेशन है, ठीक है। और ये कुछ कंडीशंस गिवन है, इसको मैं बाद में समझूंगा क्या कंडीशन, क्या कहने का क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या था, टेक द रेफरेंस ऑन द बोथ साइड। हमने दो तरफ कर लिया, रेफरेंस ले लिया, जैसे रेफरेंस लिया, रेफरेंस की इक्वेशन को पुट कर लिया, एक्स के रिस्पेक्ट में वो डी में कन्वर्ट होता है, टी होता है तो उसके फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। और यू का रेफरेंस क्या होता है, यू बार होता है। जैसे मैंने रेफरेंस लिया, मैंने देखा इस पूरे इक्वेशन में मेरे क्या वेरिएबल है, मैंने बोला एक तो मेरा यू बार वेरिएबल है ना, यहाँ पे यू बार और डी है। तो मैंने क्या किया, यू बाई साइड, यू बार की साइड हमको एक तरफ ले लिया और कांस्टेंट को एक तरफ ले लिया। जैसे मैं ये चीज अप्रोच करूंगा कि मैंने क्या किया, यू बार वाली टर्म को एक साथ ले लिया और कांस्टेंट को एक तरफ ले लिया, मैंने बोला ये मेरी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह बिहेव कर रही है। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यदि मैं y के फॉर्मेट में लिखता तो dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू में क्यू, यदि मैं y के फॉर्मेट में लिखता, क्लास 12 में जो हमने पढ़ी थी। ये क्या है, u बार के फॉर्मेट में, तो u बार के फॉर्मेट में देखो ये हमारा u बार यानी हमारा ये y की तरह बिहेव कर रहा है, और ये मेरा p है और ये मेरा q है। तो बस ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का पहला तरीका क्या होता है, कैलकुलेट दी इंटीग्रल फैक्टर IF। कैसे कैलकुलेट करते थे, P पता लग गया, Q पता लग गया, IF कैसे कैलकुलेट करते हैं, E की पावर में इंटीग्रेट PDX लिखते थे। P मुझे पता है ये होता है, इस P का कर दिया इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू X। जैसे मैंने इसको इंटीग्रेट करूंगा मुझे ये मिल जाएगा इंटीग्रल फैक्टर। फिर कैसे लिखते थे, फिर लिखते थे y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, यहाँ पे u बार है तो u बार इंटू इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रेशन Q इंटीग्रेशन फैक्टर और dx में इंटीग्रेट करता था, और क्योंकि यहाँ पे कोई रेंज नहीं है तो यहाँ पे प्लस का c कांस्टेंट यूज करता था। नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, ये e की पावर के बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, और फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, जो कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दिया और इस तरीके से लिख लिया। फिर इस वाली टर्म को मैंने क्या कर दिया, इस यहाँ पर RHS में लेके आ गया, दोनों से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये वाली फॉर्मूला मिली जिसमें राइट हैंड साइड क्या है, मतलब राइट हैंड साइड कुछ टर्म्स है और लेफ्ट हैंड साइड मेरी u बार है। अच्छा ठीक है, यहां तक लाने के बाद मेरा स्टेप नंबर थर्ड अप्लाई होगा, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना। क्यों, मैंने बोला था अप्लाई बाउंड्री कंडीशन फॉर कैलकुलेट द कांस्टेंट्स। यहां पे मेरा c कांस्टेंट है, यदि मुझे c मिल गया तो काम खत्म हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब देखो बाउंड्री कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, इन्होंने यहां पे लिखा है कि ये ना जो u फंक्शन है ये बाउंडेड है एट x इक्वल टू इन्फिनिटी। जब मेरी x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो मेरा u का फंक्शन बाउंडेड है, यानी u की वैल्यू फिक्स्ड है, बाउंडेड है, एक पर्टिकुलर रेंज में। बाउंड मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड है, रेंज है।
तो मैंने बोला यदि मैं इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूं तो देखो क्या बिहेव कर रहा है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना था 0, तो यदि ये 0 है तो पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, तो ये तो खत्म हो गई। अच्छा बात करते हैं इस वाली टर्म की, e की पावर इन्फिनिटी पुट कर देता हूं तो e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, यदि ये इन्फिनिटी होता है तो u बार कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, लेकिन उसने तो बोला बाउंड्री है, यानी वो तो बाउंडेड है, एक पर्टिकुलर रेंज है, इन्फिनिटी तो है नहीं उसकी वैल्यू, तो इसका मतलब है सी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यदि मेरी सी की टर्म 0 हो जाएगी तो ये वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ मेरी ये वाली टर्म बचेगी, और इस वाली टर्म में क्या होगी, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो बस यही बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके मुझे क्या मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, और वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। देखो क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन कैसा भी आए, आपके स्टेप्स क्लियर है ना, आपको अप्रोच करना आता है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमें कंप्लीट हुआ, मैंने स्टेप नंबर 4 यूज किया, दिस इज रैपलेस ऑन बोथ साइड, दो तरफ ओ, इनवर्स रैपलेस ऑफ बोथ साइड। जैसे मैं इनवर्स लूंगा, यू बार का इनवर्स यू होता है, इसका इनवर्स लिया। अब जब मैं इनवर्स ले रहा हूं तो ऑब्वियसली जब मैं उसलिए मेरा यहाँ पे अंदर क्या होना चाहिए, एक्स की टर्म होना चाहिए, एस, एक्स क्या है, एक्स कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकाल देंगे, जब इसको बाहर निकाल देंगे तो 1 में एक्स माइनस ए का पता है इनवर्स क्या होता है, ई की पावर में ए टी होता था, तो बस ए क्या है माइनस का 2, तो पुट कर देंगे और इनको अच्छे से लिख करके ये लिख लिया। तो बस ये है कि आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, स्टेप अच्छे से लर्न होना चाहिए, और ये फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि यदि ये फॉर्मूला नहीं तो हम आगे इनिशिएट नहीं कर सकते, यदि हम मेथड 1 से अप्रोच कर रहे हैं तो। लेकिन यदि किसी को ये मेथड डिफिकल्ट लग रहा है, अनटिल अनलेस कि ये क्वेश्चन में या एग्जाम में ये लिखा नहीं है कि हमें सॉल्व करना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म से, तो क्या करना, पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, तो मेथड नंबर 2 भी यूज कर सकते हैं। मेथड 2 क्या कहते हैं, देखो मेथड 2 में ज्यादा प्रेफर करता हूं, और मैं ये बोलता हूँ ये मेथड 2 ज्यादा अच्छे से समझ लो। हाँ क्वेश्चन में यदि लिखा हुआ है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें रैपलेस से सॉल्व करना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ कि मुझे नहीं गिवन है तो मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से परफॉर्म करता हूं, क्योंकि मेरा मेथड नंबर 2 कहलाता है। मेथड 2 यदि मैं अच्छे से आ गया तो इस पीडीई वाले इक्वेशन में जो और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हमारा वेव इक्वेशन आती है, हीट का फ्लो आता है, मतलब हीट जो हमारी हीट होती है, हीट की वेव इक्वेशन आ गई, स्ट्रिंग की जो वेव इक्वेशन आ गई, ये जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन में ना जो स्टार्टिंग के स्टेप्स होते हैं ना वो सेपरेशन वेरिएबल से मैच करते हैं। तो एक बार मैं बोलूंगा इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं वो स्टेप बता देता हूं मैं। जैसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें क्या होगी, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। अब मैंने पहले आपको क्या सिखाया था, देखो मैं आपको बहुत अच्छे वे में समझाना ट्राई कर रहा हूं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो और आपके प्रॉपर आपको समझ आ जाए, ठीक है। हमें क्या गिवन होगी, हमें क्वेश्चन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें पता है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज ये एक्स और टी यहाँ पे दो वेरिएबल है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 1 है, यानी मैं एक्स, यदि यहाँ पे मैं एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर देखूं तो ये इसका ऑर्डर कितना है 1, टी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर देखूं तो ऑर्डर कितना है 1, यानी कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, मैंने बोला एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ये भी चीज दिमाग में रखना है। अब मैं ये क्यों रखने के लिए बोल रहा हूँ, आगे जब मैं आगे क्वेश्चंस और करवाऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो मैं पता लगाऊंगा, मैं तो बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 आती है तब हम सेपरेशन वेरिएबल यूज करते हैं। अब ये बात को अपने हैशटैग में रख लो, क्यों, क्योंकि आगे में जब मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसे ये टर्म क्यों बोली और इस टर्म का मतलब क्या है। तो एक बात तो क्लियर होगी, क्वेश्चन को देख के ये पता लगना चाहिए कि मुझे क्या यूज करना है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर ऑफ 1 है दोनों का, तो हमें क्या यूज करना है, ये स्टेप्स यूज करने। क्या स्टेप्स है, पहले स्टेप ये बोलता है एज्यूम द सॉल्यूशन टू बी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अच्छा क्वेश्चन करते करते स्टेप्स को लर्न करते हैं। स्टेप नंबर 1 कहता है कि मुझे एक u वाला फंक्शन गिवन है, मतलब वैसे u यहां पे मेरा क्या है, फंक्शन है, फंक्शन मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, दो फंक्शंस बना लें, उन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट ले लेना है। मैंने यहाँ पे दो फंक्शन माना, एक कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स एक्स का फंक्शन है, कैपिटल टी टी का फंक्शन है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें लेट करना है। सबसे पहले स्टेप है यूज इक्वल टू में कैपिटल एक्स कैपिटल टी लेट कर लेना। जैसे लेट किया मैंने इसको इक्वेशन में थर्ड माना बिकॉज ये मेरी दो इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में। अब मैंने क्या किया, इस कैपिटल एक्स और कैपिटल टी यानी इक्वेशन में थर्ड को मैंने एक्स और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, सिंगल डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सिंगल डिफरेंशिएशन गिवन था, जिसे मैंने सिंगल डिफरेंशिएट किया। क्वेश्चन में सिंगल डिफरेंशिएशन गिवन था, जिसे मैंने सिंगल डिफरेंशिएट किया।
जब मैं x के इसमें डिफरेंशिएट करूंगा तो हमें x बार आएगा, जब मैं t के इसमें डिफरेंशिएट करूंगा t बार आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद इस दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने बोला हाँ। अब यहाँ पे क्या यूज होता है, इक्वेशन नंबर स्टेप नंबर सेकंड, कैलकुलेट द रिस्पेक्टिव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें यहाँ पे सेपरेशन वेरिएबल यूज करना है। सेपरेशन वेरिएबल मतलब कि यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स, x को एक तरफ ले लो, t को एक तरफ ले लो। तो मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप में सेपरेशन वेरिएबल, तभी तो इस मेथड का सेपरेशन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, x वाली टर्म को एक तरफ, t वाली टर्म को एक तरफ। जैसे मैंने वेरिएबल को सेपरेट किया, अब क्या करना है देखो, जैसे सेपरेट करोगे ना, नाउ एक बनी है हमारी राइट हैंड लिमिट, एक बनी है लेफ्ट हैंड साइड, एक बनी राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमें रखना है k के बराबर। अब ध्यान रखना, हमेशा जब भी कोई कांस्टेंट होगा ना, हमेशा उसको क्या रखना, t के साथ रखना। ये मेरी बोली हुई हर एक बात का है ना एक पर्टिकुलर मीनिंग है। मैं साइड टर्म जो बोल रहा हूँ कांस्टेंट को एक तरफ रखना, क्योंकि आगे हम जितने आगे मैं जब क्वेश्चंस डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें समझ आएगा कि मैं ऐसी चीजें क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को के के बराबर, एक के हमारा कांस्टेंट है, इस के बराबर पुट किया। ठीक है, मैंने के बराबर पुट किया, तो मैंने इस लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड साइड को के बराबर पुट कर दिया। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। जैसे मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो 1 में x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। जब मैं यहां पे इंटीग्रेट करूंगा, ओब्वियसली x यहां पे मान रहा हूं, तो यहां पे वेरिएबल तो है नहीं, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो kx आ जाएगा। और कांस्टेंट को मैंने मान लिया log c, यानी प्लस का c हम मानेंगे, लेकिन हम log c मानेंगे ताकि वो log की आइडेंटिटीज लग जाए, log m अपॉन n, log m माइनस log n, h कुछ आइडेंटिटीज लग जाए। फिर मैंने क्या किया, log की तरफ लगा, log की आइडेंटिटीज लगा दी, और यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्यों निकालनी, बिकॉज मुझे अपने फर्स्ट इक्वेशन मुझे x और t की वैल्यू गेट करनी थी। तो मैं आफ्टर इंटीग्रेशन, जब मैं यहां पे भी इंटीग्रेशन करूंगा, यहां से इंटीग्रेशन करने के बाद log की टर्म को एक साथ लूंगा और यहां से मुझे t की वैल्यू गेट करूंगा। जैसे मुझे t की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, x और t की वैल्यू मुझे मिलेगी, मैं क्या करूंगा, x और t का जो सॉल्यूशन होगा मैं अपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा, और पुट करने के बाद मुझे ये मिल गया इक्वेशन नंबर 7। यहां तक मिल गया, यस। ये मान के चलो, ये हमारी कौन सी स्टेप था, ये मेरा था स्टेप नंबर 3। और मैं बहुत अच्छे से बता दूं, ये स्टेप नंबर 3 हम आगे बहुत यूज करेंगे, मतलब स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों आगे बहुत यूज करेंगे। तो ये तीनों स्टेप्स जो है वो कांस्टेंट है, कॉमन है, यूनिक है, या यूनिवर्सल है। कुछ भी टर्म आपके दिमाग में सेट बिठा लो, ठीक है, हैशटैग लगा करके, स्टार लगा करके रख लो। ठीक है, स्टेप नंबर 3, 3 स्टेप्स पूरे हो गए। अब स्टेप नंबर 4 क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए, उसलिए मुझे बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मुझे बाउंड्री कंडीशन लगाकर मुझे वैल्यूज गेट करनी है ना। और मैं बोलूं तो स्टेप नंबर 4 भी सेम ही है। क्यों, यहां तक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टेंट्स आएंगे। अब वो कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो, C1 C2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। मैंने मतलब बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है, मेरे मतलब बाउंड्री कंडीशन मुझे गिवन है कि जब मेरा u इक्वल टू में x और t, जब मेरी t की वैल्यू 0 होगी तो मुझे क्या पुट करना है, मुझे u जब ये पुट करना है, यानी हमें क्या गिवन है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे को पता है u की एक इक्वेशन गिवन है। अब उस u की इक्वेशन में बस क्या वेरिएबल है, मेरे पास x और t दो वेरिएबल है। मैंने बोला ठीक है, अब मेरे को पता है कि यदि मेरे x और t दो वेरिएबल हैं तो एट t इक्वल टू 0 पे मेरे को u की वैल्यू पता है। तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन जब मैं t में 0 पुट कर दिया, और जैसे मैं 0 पुट करूंगा तो मैं कहूंगा इस पूरी वैल्यू को u के बराबर पुट करूंगा, जो u की वैल्यू थी एट t इक्वल टू 0 पे। आफ्टर कंपैरिजन LHS RHS को कंपेयर करके मैं यहां से क्या कैलकुलेट कर लूंगा, मैं यहां से गेट कर लूंगा C1 C2 की वैल्यू और k की वैल्यू, C1 C2 की वैल्यू और k की वैल्यू। तो हमेशा क्या करो, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे हमेशा, हमेशा। मैं हमेशा क्यों बोल रहा हूं, आगे हम देखेंगे। ऑलवेज वी आर यूजिंग बाउंड्री कंडीशन और गेट द कांस्टेंट्स ऑफ C1 C2, और जितने भी हमारे पास कांस्टेंट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे मुझे C1 C2 की वैल्यू मिली, मुझे k की वैल्यू मिली, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और मुझे यहाँ पे u की वैल्यू मिल गई। और यही मेरा क्या है, सॉल्यूशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी लग रहा होगा, और ये इजी लगना भी चाहिए। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेशन वेरिएबल से हमने परफॉर्म करना सीख लिया, कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक बार स्टेप्स को वापस रिकॉल कर लेना। ये करने के बाद अब हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने जनरल क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस मैंने क्या किया, ये मैंने पीवाईक्यू ही पिक कर लिया।
और मेरा पीवाईक्यू पिक करने के पीछे जो मेरा मेन लॉजिक है या जो मेरा मेन एम है वो ये है कि ये जो क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस, पहली बात तो ये क्या बोलते हैं, पैटर्न होता है इनका पर्टिकुलर। पैटर्न मतलब कि इनका करने का अप्रोच सेम होता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि यार स्टेप्स यूनिक होते हैं, एक बार आपने स्टेप्स को पढ़ लिया, हमेशा उन स्टेप को फॉलो करके आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेम मैं यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इन क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच है, जो स्टेप्स हैं, वो सेम रहेंगे। और वो सेम किसके लिए रहेंगे, यदि मेरी सेम फॉर्मेट मैच करता हो। अभी फॉर्मेट क्या लिखा है ये देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन मतलब बेसिकली जो फेमस है वो फेमस है टेम्परेचर के लिए। क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आपका आता है कि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन में आपका टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है और उसको हमने क्या कर दिया है, इनिशियल टेम्परेचर पे यू नॉट थी, किसी टी टेम्परेचर पे उसको ठंडा कर रहे हैं। यार एक रॉड रखते थे हम, इस तरीके से रॉड रखते थे, यहाँ पे लगा देते थे, हीट का फ्लो होता था, रॉड जो थी यदि वो ठंडी है तो वो गर्म हो जाती थी, ये टेम्परेचर कम ज्यादा होता था। तो रॉड के बारे में गिवन है ना, टेम्परेचर की से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसमें हम पहली बात तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेट करते हैं। तो मैंने बोला मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मेरा पहला स्टेप होगा लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लेट करूंगा। जैसे मैंने बोला पीडीई, तो मेरे पास 2 वेरिएबल होंगे, एक एक्स होगा एक टी होगा, एक एक्स होगा एक टी होगा, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लर्न कर लो। डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल इसके ऊपर में डेल एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, इसमें चेंज किया है। देखो यदि कुछ किसी चीज नोटिस नहीं किया तो मैं नोटिस करवा देता हूं। वो नोटिस क्या है कि देखो इसमें क्या है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें ऑर्डर कितना है, एक में ऑर्डर 2 है, एक में ऑर्डर 3 है, यानी 1,2 वाला ऑर्डर है। मैंने आपको बोला था ना ऑर्डर 1,1 वाला वो अप्रोच करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा था क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब को जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन गिवन ही ना हो, हमें क्या हो सकता है इस तरह का इक्वेशन आपको डायरेक्ट दे दे कि हमें बोलते हैं कि इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। अब यदि मुझे डायरेक्ट दे देता तब भी मैं सेम स्टेप यूज करता, और इन केस मुझे ये वाला लिख के देता तब भी मैं सेम स्टेप यूज करता। यानी मुझे किस पे फोकस करना है, मुझे इस इक्वेशन पे फोकस करना है, मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मुझे उसके फॉर्मेट से मतलब है, ठीक है। तो मेरे को ये पता लग गया कि ये मेरी इक्वेशन किस फॉर्मेट में गिवन है, मेरी टी और एक्स के फॉर्मेट में गिवन है, जिसमें ऑर्डर कितना है 1 और 2। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ 1 और 2 हो तो कैसे अप्रोच करना है, ये सारे स्टेप्स, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर हो गया, मुझे लेट कर लिया। पहला स्टेप क्लियर होने के बाद पहले स्टेप में क्या होता है, जैसे हमने लेट कर लिया यूज इक्वल टू मैं एक्स टी लेट करता हूं। मैंने जैसे कि मैंने बोला था सेम स्टेप यूज करेंगे, यूज इक्वल टू मैं एक्स टी, एक इक्वेशन लेट करी, कैपिटल एक्स का फंक्शन है, कैपिटल टी वाई का फंक्शन है, तो सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी का फंक्शन है। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव था, एक बार सिंगल डेरिवेटिव क्या, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन था। एक्स के रिस्पेक्ट में ना एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर था, एक्स का डबल डिफरेंशिएशन था, तो मैं एक्स का डबल डिफरेंशिएशन कर दिया। डबल डिफरेंशिएट के बाद इसकी वैल्यू को मैंने अपने इक्वेशन पुट कर दिया। यार ये तो बहुत इजी लग रहा है। मैंने बोला हाँ सेम अप्रोच, तभी मैंने बोला कि सेपरेशन वेरिएबल यदि अच्छे से आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेप्स बहुत मैच करेंगे। थर्ड स्टेप तो आराम से मैच करेगा। जैसे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा ये इक्वेशन आ जाएगी। मैंने बोला ये इक्वेशन आ गई। अब सेपरेशन वेरिएबल परफॉर्म करेंगे तो मैं इस वाले को एक तरफ लेके आ जाऊंगा और इस वाले टर्म को एक तरफ लेके आ जाऊंगा। एक्स वाले टर्म एक तरफ, टी वाले टर्म एक तरफ, और टी के साथ क्या रखना है, हमें कोएफिशिएंट रखना है सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर रखना, ये सी स्क्वायर का कोएफिशिएंट साथ में चल रहा है। बोला ओके, लर्न करना है, दिमाग में सेट कर लेना है। मैंने बैठा लिया। अब वहां पे हम क्या लेट करते थे जब ऑर्डर 1 का था के, लेकिन ये ऑर्डर कितना है, मैंने बोला ये ऑर्डर तो 1,2 का है। तो ऑर्डर यदि 1,2 हो, जब हम आगे देखेंगे ऑर्डर 2,2, ऑर्डर 1,2 के लिए, ऑर्डर 2,2 के लिए हम लेट करते हैं माइनस का पी स्क्वायर, माइनस का पी स्क्वायर, माइनस का पी स्क्वायर। तो जब मैं इस वाले को माइनस पी स्क्वायर के बराबर पुट करूंगा, इसको माइनस स्क्वायर का पी स्क्वायर के बराबर पुट करूंगा। हम बेसिकली दिमाग में आता है यार इंटीग्रेशन करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो इस सिंगल डिफरेंशिएशन का तो मुझे पता ही है, जब एक बार डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते, दोनों तरफ लॉग लेते और सॉल्व कर देते। ये तो अभी हम सॉल्व करके आ रहे पीछे, है ना। आई होप इसको तुम सॉल्व कर सकते हैं सिंगल डेरिवेटिव को। लेकिन जब डबल डिफरेंशिएशन आ जाता है ना, तो पता है ये हमारा बन जाता है सी आई और पी आई से निकालने का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें पहले आप सी एफ निकालते थे और फिर पी आई निकाल के दोनों को ऐड करते थे। इसमें क्या होता है जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो हम इसका जब सी आई लिखेंगे
तो ई की पावर में अल्फा, यदि आपने सेमेस्टर 1 में ये फॉर्मूला लर्न होगा, ई की पावर में अल्फा, फिर ब्रैकेट में होता था C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। सेम अप्रोच यहां यूज करेंगे। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि डबल डिफरेंशिएशन का जब भी क्वेश्चन आएगा, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो हम C1 C2 कोएफिशिएंट्स लेट करेंगे, तो डायरेक्ट लर्न कर लो। ये हमेशा हमेशा सेम रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा? एज इट इज सेम रहेगा। ये डबल डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन है। सॉल्यूशन चाहिए हो तो C1 cos px प्लस C2 sin px। एंगल में क्या है? px है, ठीक है। जैसे ही मुझे ये दोनों मिल गए, x की वैल्यू मिल गई, t की वैल्यू मिल गई, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारी इक्वेशन थी ना, उस इक्वेशन में पुट कर दिया। इक्वेशन पुट करके u इक्वल टू में ये कुछ मिल गया। हाँ, वहां पे भी मैंने यही अप्रोच यूज किया था, बिल्कुल। जैसे मैंने ये अप्रोच यूज करी, आफ्टर दैट अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे कांस्टेंट्स मिल गए, अब मुझे उस कांस्टेंट की वैल्यू गेट करनी है। यहाँ पे दो कांस्टेंट है, तीन कांस्टेंट है, तीन कांस्टेंट्स है, C1 C2 और यहाँ से जो आया C3। यहाँ पे C1 C2 और C3 की वैल्यू गेट करनी है। अब पता सारा गेम है ना, इस कांस्टेंट को निकालने का ही गेम है। यहां तक तो सेम एसडी सेम रहता है। अब कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं? देखो, टेम्परेचर वाले क्वेश्चन में क्या होता है, रॉड की लेंथ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल होगी, और उसको मैं 0 केल्विन पे हीट कर रहा हूँ, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे मैं हीट कर रहा हूँ, कूल कर रहा हूँ, सॉरी कूल कर रहा हूँ। तो रॉड की जो लेंथ है वो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, x इक्वल टू एल पे खत्म हो रही है। और बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? बाउंड्री कंडीशन ये होती है कि उस u वाले फंक्शन में यदि मैं x इक्वल टू 0 पुट करूं, या उस u वाले फंक्शन में x इक्वल टू एल पुट करूं, एल मतलब लेंथ, तो हमेशा वो क्या देगा? मुझे 0 देगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी। मतलब किसी टी टाइम पर, किसी टी टाइम पर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल पर मेरी जो u की वैल्यू होगी, यानी जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी, वो 0 होगी। ऐसे कहने का मतलब है 0 केल्विन पर, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे अप्रोच यूज करी। जब मेरा x इक्वल टू 0, यानी मैं इस पूरे इक्वेशन में, इस सेकंड वाली पूरे इक्वेशन में जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, x इक्वल टू क्या पुट करूंगा? मैं 0 पुट करूंगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। जब मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? u 0 है, और x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, इस पूरे को क्या मैं डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूं? तो मुझे क्या मिलेगा? C1 C2 इक्वल टू 0। अब यहाँ C1 0 ले लो, C2 0 ले लो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे C1 को 0 ले लिया, C1 को 0 ले लिया। तो जहां पे C1 था, C1 को कोएफिशिएंट लिया 0, मतलब मुझे एक कोएफिशिएंट की वैल्यू मिल गई, एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, ठीक है। जैसे मुझे एक कांस्टेंट मिला, मेरे पास क्या बचे? मेरे पास दो कांस्टेंट बचे, ये C1 C2 C2 एंड C3। C2 C3 को इस तरीके से ले लिया। अब कहते हैं बेसिकली क्या होता है, देखो हमेशा जब हम आगे क्वेश्चन, आगे एक और मेथड देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या होगा बेसिकली कि सेम होता है। अब यहाँ पे क्या था, तीन कांस्टेंट थे, हो सकता है एग्जाम में चार क्वेश्चन हो जाए, चार कांस्टेंट आ जाए। देखो अप्रोच करने का क्वेश्चन का सेम है। हमें बस क्या होता है, हमें बस इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है बाय पुटिंग बाउंड्री कंडीशंस। मैंने पहली बाउंड्री कंडीशन पुट करके मेरे को ये मिल गई, फिर मैंने दूसरी बाउंड्री कंडीशन पुट करी। जब मैंने दूसरी कंडीशन पुट करी, जब मेरे को x इक्वल टू एल पर, x इक्वल टू एल पर, तो मैंने क्या किया, जहां पे x यहाँ पे एल पुट किया, है ना, इस पूरे क्वेश्चन में जहां पे x यहाँ पे एल पुट किया, तो इक्वल टू 0 पुट किया, तो मुझे ये मिल गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने C2 C3 को 0 के बराबर पुट नहीं किया, मैंने यहाँ पे जो साइन था ना, इसको 0 के बराबर पुट किया, बिकॉज ये तो 0 हो जाएगा। साइन PL 0 कब होगा? साइन PL कब 0 होगा? जब मैं, क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, ये वजह से, इस वजह से किया क्योंकि मेरे को पता है जब मैं साइन PL को और C2 C3 को सॉल्व करूंगा तो ये तीन सॉल्यूशन देगा। इससे मैंने क्या किया, सिर्फ साइन PL को ही 0 के बराबर पुट किया, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 गई तो ये पूरा खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, P की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? साइन 0 जब क्या देता है, n पाई पे देता है, क्योंकि साइन 0 मुझे n पाई पे दे रहा है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, P की वैल्यू मिल जाएगी n पाई बाई एल, n पाई बाई एल मुझे यहाँ पे मिल गई। जैसे मुझे यहाँ पे n पाई बाई एल मिली, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, n पाई बाई एल को पुट कर दिया, n पाई बाई एल को पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको एज इट इज रखा, n पाई बाई एल को यहाँ रखा, ये चीज आ रखी। अब मैंने क्या किया, जब भी दो कोफिशिएंट्स बचे, मेरे एक एक टर्म का मतलब समझना, जब हमारे पास दो कांस्टेंट्स बचे और दोनों कांस्टेंट्स आपस में मल्टीप्लाई में हो, तो उसको एक तीसरा कांस्टेंट लेट कर लेना, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। मैंने C4 लेट कर लिया। अब देखो मल्टीप्लाई में हो
और इस तरह का फॉर्मेट बन जाए, किस तरीके से, जिसमें एक नया कॉफिशिएंट था, मैंने अभी bn लेट कर लिया इस तरीके से, और साइन का कोई कॉफिशिएंट हो, तो मैंने बोला यदि मैं सिर्फ इस वाली चीज को देखूं, pn साइन दिस, तो ये हमें किसकी याद दिला रहा है, या हमें मुझे ये मुझे फोरियर हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज की याद दिला रहा है, जिससे bn होता था, साइन की टर्म होती थी, है ना, इसका सॉल्यूशन गेट कर रहा था बाय यूजिंग, हाँ, तो हम अब इसका सॉल्यूशन गेट करेंगे फोरियर साइन सीरीज से ही, फोरियर साइन सीरीज से ही सॉल्व करेंगे इस पूरी इक्वेशन। अच्छा, मैंने सॉल्व किया पूरी इक्वेशन को, तो मैंने क्या किया, सिर्फ इस वाले इतने को गेट किया, मेरे को बताया कि यदि मेरे को साइन सीरीज लगाना, तो साइन सीरीज का वाला फॉर्मूला होता था ऑड फंक्शन के लिए, जिसमें से bn वाली टर्म होती थी, an a नॉट और an क्या होता था, जीरो होता था हमारा, है ना, जीरो होता था, ठीक है, ये वाला अप्रोच यूज किया। जब मैंने इसे यूज किया तो मेरे को bn निकालना था, मैंने bn कैसे निकालना, बाय यूजिंग हाफ रेंज साइन सीरीज, bn का फॉर्मूला याद होगा, 1 अपॉन में l, फिर ट्वाइस ऑफ जीरो से l, f ऑफ x, और फिर ना f ऑफ x साइन n पाई x लैम्डा, है ना, यूज करते ना n पाई x बाई l, ये हमारा n होगा, n पाई x बाई l dx। यहाँ पे जो मेरा f ऑफ x है वो मैं उसको मान लेता हूँ u नॉट मान लेता हूँ, तो यहाँ पे u नॉट लेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आफ्टर इंटीग्रेशन, मुझे bn की दो वैल्यू मिलेगी, क्या क्या मिलेगी, जब यदि मेरा n की वैल्यू इवन है तो मुझे हमेशा जीरो देगा, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, देखो साइन में n की वैल्यू आ रही है, और साइन में n की वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे ये पता है कि आफ्टर सॉल्विंग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई इस तरह का फॉर्मेट बनेगा जिसमें क्या होगा, n डिपेंड कर रहा होगा इवन पे और ऑड पे, तो मैंने बोला जब मैं n की वैल्यू इवन पुट करूंगा ना तो मुझे हमेशा जीरो वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू ऑड पुट करने पर मुझे ये मिलेगा 4 u नॉट अपॉन x पाई, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, क्या हमने क्या किया, जब इस bn को मैंने जब यहां सब्स्टिट्यूट किया, यहां मैंने सब्स्टिट्यूट किया, यहां मैंने सब्स्टिट्यूट किया, bn की वैल्यू एज इट इज सब्स्टिट्यूट करी, 1 अपॉन में ni, 1 अपॉन में मतलब कि 4 u नॉट अपॉन में n पाई आया होगा, n पाई आया होगा, तो ये कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, n को हमने अंदर ही रहने दिया। अब 1 अपॉन में n, मैंने बोला कि अभी लेंगे सिर्फ ऑड फंक्शन लेंगे, क्यों इवन फंक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इवन फंक्शन में क्या होगा, साइन हमेशा जीरो देगा, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो हमेशा इवन की आप कोई भी ले लो, साइन जीरो, साइन जब हम n की वैल्यू 2 4 6 8 लेंगे ना, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा जीरो आंसर आएगा, है ना, क्योंकि उस जगह पे साइन क्या होता है, हमेशा जीरो वैल्यू देता है, तो हमें सिर्फ ऑड वैल्यू ली, जैसे हम ऑड वैल्यू लेंगे इस तरीके से, मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्प्लिट करके दिखा दिया, स्प्लिट करके दिखा दिया इस तरीके से, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दैट मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पे बस हमने ये बस यहाँ पे मेरा आंसर खत्म हो जाता है, चाहो तो आप ये लिखने की जरूरत नहीं है, यदि जो समझ नहीं आएगा इवन फंक्शन फंक्शन क्या मतलब है, आप सीधा यहाँ पे खत्म कर सकते हो, बस क्या करना है, जब आप हम क्या करते थे, सीरीज फंक्शन यूज करते थे, हम क्या करते थे, एन की वैल्यू पहले 1 पुट करते थे, फिर 2 पुट करते थे, फिर 3 पुट करते थे, ऐसे बोलते थे फंक्शन खत्म हो रहा है। जब हम पुट करके देखेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं जीरो, कुछ ना कुछ इवन फंक्शन आ रहा होगा, कुछ फंक्शन टर्म जीरो दे रही थी, कुछ टर्म्स कांस्टेंट होगी, तो वो मैंने पहले बता दिया कि इवन जब हम एन की वैल्यू एन पुट इवन पुट करोगे तो हमें जीरो देगा, एन की वैल्यू और पुट करने पे हमें ये हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इस तरीके से लिख दिया, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब भी क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट आएगा जिसमें ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर 2 है, तो हमेशा ये वाला अप्रोच यूज करना है, ठीक है। कौन से निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, और कभी भी दो कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई में दिख जाए तो उसको तीसरा कोएफिशिएंट लेट करके और साथ में साइन हो तो साइन हाफ रेंज साइन सीरीज यूज करके सॉल्व करना है, हाफ रेंज साइन सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मेट क्या है, तो तीसरा फॉर्मेट ये है, मुझे बोला सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, बताया नहीं कौन सा है, तो मैंने बोला एक टी और एक एक्स है, तो कहीं ना कहीं ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ 2 की है, ऑर्डर ऑफ 2 है इसमें, और कुछ कंडीशन गिवन है वगैरह वगैरह, बाद में देख लेंगे। तो उसको कैसे अप्रोच करना है, तो देखो उसको अप्रोच करने का तरीका देखो, ऑर्डर ऑफ 1,2 है, ये ऑर्डर ऑफ 2,2 है, स्टार्टिंग के स्टेप सेम रहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो पहले स्टेप x इक्वल में यूज इक्वल टू एक्स टी, यानी इनको जब हम अप्रोच करते हैं ना तो इनको अप्रोच करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही, x इक्वल टू यूज इक्वल में एक्स टी पुट करते हैं, फिर उसको एक बार क्योंकि डबल डिफरेंशिएट था तो इनको डबल डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इनकी वैल्यू में पुट किया,
पुट करने के बाद इनकी सेपरेशन वेरिएबल यूज किया, इनको पी स्क्वायर के बराबर पुट किया। देखो अप्रोच सेम है, देखो अभी भी सेम स्टेप यूज कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 सेम अप्रोच यूज कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं किया, बस क्या है फॉर्मेट चेंज हो रहा है, ऑर्डर ऑफ 2 का आ रहा है, ऑर्डर ऑफ 1,2 का आ रहा है, ऑर्डर ऑफ 1,1 का आ रहा है, अप्रोच सेम है, ठीक है। पी स्क्वायर पुट किया, फिर मैंने देखो ये वाला देखो ये सेम आ गया, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि जब ऑर्डर ऑफ 2 जब जब डबल डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, इस केस में क्या होता है इमेजिनरी रूट्स आते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे लर्न करना है, x इक्वल टू में C1 C2 और ऑब्वियसली ये भी डबल डिफरेंशिएशन था, तो C3 C4, तो हमारे पास 4 कांस्टेंट होंगे C1 C2 C3 C4। ऊपर होगा हमारा cos px sin px, यानी हमारा px यहां पे क्या होगा एंगल होगा, और यहां पे होगा 2pt हमारा एंगल होगा। ये 2 कहां से आया, ये जो कांस्टेंट था ना जो साथ में चल रहा था, ये कांस्टेंट यूज करना, ये कांस्टेंट वहां पे जाते ऊपर वाले इक्वेशन में c² था, इसको यदि मैं c के फॉर्मेट में लिखूं तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो इसको जनरल की तरह से यूज करके चलो, जनरल तरीका तरह यूज करो, 4 को लर्न मत करो, याद करो वहां पे c² की टर्म थी, तो मैंने बोला c² की टर्म किसके साथ रखनी है, t के साथ रखनी है, c को किसके साथ रखना है, c² की टर्म किसके साथ रखनी है, मैंने क्या बोला था हमेशा t के साथ रखनी है। तभी मैं बता रहा था कि मेरे हर टर्म का बोलने का मतलब एक पर्टिकुलर मतलब है, जब t को मैं t को कांस्टेंट के साथ रखूंगा, तो जब मैं एंगल में रखूंगा ना तो मैं उसमें क्या रखूंगा cpt, वो जो कांस्टेंट होगा c, तो यहां पे यूज करूंगा c, यहां पे 2 होगा तो 2pt, c की वैल्यू 3 हुई तो 3pt, ठीक है। मैंने दोनों को यहां पे पुट कर दिया अपने x यूज इक्वल टू में xt में, x की वैल्यू t की वैल्यू पुट करके ये वाली वैल्यू गेट कर ली। आई थिंक यहां तक तो तीनों में अभी तक जितना करा समझ आ गया होगा। अब जैसे मैंने बोला था 4 कांस्टेंट है C1 C2 C3 C4, हमें 4 कांस्टेंट्स है और चारों कांस्टेंट्स की वैल्यू गेट करनी है, तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस। तो देखो सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, क्वेश्चन ये बना है कि मुझे बोला है एट x इक्वल टू 0, मेरे को यूज इक्वल टू ये फंक्शन यूज करना है और x इक्वल टू 0 पर मुझे ये वाली डेल यू बाय डेल x को बना करके वहां पे साइन की पुट कर देना है, यानी x इक्वल टू 0 पुट करने पे जब आप उस u का कोई इक्वेशन होगी, उस u के इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करो और u की जगह पे साइन t पुट करो, तो मेरी मतलब ये मेरी u की इक्वेशन थी, उस u के इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे 0 पुट करो और जहां पे u है साइन t पुट करो, तो इस तरीके से पुट कर देंगे और फिर क्या करेंगे एलएचएस आरएचएस को कंपेयर करेंगे, जिसमें आप याद है पहले वाले में हमने पुट किया था, फिर C1 और C2 को कंपेयर किया था, e की पावर में कंपेयर किया था, यहां पे भी ऐसे करेंगे एलएचएस और आरएचएस को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। जैसे हम पहली बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे और एलएचएस आरएचएस को कंपेयर करेंगे, तो मुझे पता है देखो C2 C3 यहाँ पे कोई ऑब्वियसली कॉस कोएफिशिएंट तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ साइन का है, तो कहीं ना कहीं C2 एंड C3 इरेज कर देता हूं इसको, तो C2 एंड C3 की वैल्यू कितनी होगी, C2 एंड C3 की वैल्यू 0 होगी, C1 एंड C4 की वैल्यू कितनी होगी 1 के बराबर होगी, और यहाँ पे 2p किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, यानी p की वैल्यू 1/2 आ गई। फिर मैंने बोला दो C1 C2 का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है, यानी कहीं ना कहीं C3 यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे C3 जो होगा तभी यहाँ पे 0 के बराबर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि C भी कोई नंबर है, C4 भी कोई कांस्टेंट नंबर है, तो C3 हमारा 0 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या होगा हमेशा हम क्या होगा हमारे पास जो भी बाउंड्री कंडीशन है हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, मुझे पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगा तो मुझे पहला कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, अब हो सकता है कांस्टेंट वैल्यू 0 मिले या कुछ नंबर मिले, कुछ मिल सकता है, इसमें मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन पुट करूंगा मुझे दूसरी कंडीशन दूसरा कांस्टेंट मिल जाएगा। तो बस यही है कि जो आपको बाउंड्री कंडीशन है बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है और C1 C2 C3 C4 ये कांस्टेंट की वैल्यू गेट करनी है। हो सकता है बाउंड्री कंडीशन 2 है कांस्टेंट्स 4 है, तो हमेशा दिमाग में अप्रोच रखना कि जब हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी ये ऐसा चीज गिवन होगी ना जिसमें मुझे C1 C2 C3 C4 इनकी वैल्यू गिवन होगी, इनकी वैल्यू गिवन होगी, वैल्यू निकालनी होगी, कंडीशंस 2 गिवन है, अरे कंडीशन 2 गिवन है तो मैक्सिमम 2 वेरिएबल निकल जाएंगे C1 एंड C4 मान लो, तो फिर C2 एंड C3 कैसे निकालेंगे, तब क्या करना, तो फिर हमें हमेशा दिमाग रखना कि वहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा दोनों का, यदि एक बार दोनों का प्रोडक्ट बन गया तो फिर हम क्या यूज कर लेंगे साइन ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी साइन रूल यूज करके वहां से फिर उसको एक वेरिएबल मान लेना bn मान करके, ठीक है, और अप्रोच कर लेना है ना। यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट बना नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसा क्वेश्चन परफॉर्म करो जिसमें ऐसा फॉर्मेट बन जाए तो हमें bn लेट कर लेना, ठीक है। हमने क्वेश्चन को लिखा इस तरीके से जिसमें C3 की वैल्यू 0 पुट कर दी, फिर मैंने क्या किया C1 को अंदर ले गया, तो जैसे C1 को अंदर ले गया मेरा C2 अपॉन C1 का फॉर्मूला, ये दोनों कांस्टेंट को क्या मैं एक कांस्टेंट ऐड कर लूं,
लेट कर सकते हैं, ठीक है, लेट कर लिया इसको, C5 कांस्टेंट लेट कर लिया। अब मुझे दूसरी मैंने एक बाउंड्री कंडीशन लगाई, मैंने उससे बोला कि यदि मैं डेल यू बाय डेल एक्स कर देता हूं, यानी एक बार यू की इक्वेशन को एक्स में डिफरेंशिएट कर दो, उसके बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया, उस पूरी इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, उसके बाउंड्री कंडीशन लगाई एट एक्स इक्वल टू 0 पे मेरी ये वाली वैल्यू होनी चाहिए, डेल यू बाय डेल एक्स की, पुट कर दी, और यहां से मुझे C5 की वैल्यू मिल गई। जैसे मुझे C5 की वैल्यू मिली, मैंने इस पूरी इक्वेशन में, मतलब इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे C5 था, हमने 2 पुट कर दिया और ये मुझे क्या मिल गया, फाइनल सॉल्यूशन मिल गया अपने पूरे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो किस तरीके से हमने अप्रोच किया है ना, किस तरीके से हमने अप्रोच किया, यहाँ पे तो बहुत इजी था, लेकिन मेन जो चीज है वो ये है कि पहले के 3 स्टेप प्रॉपर क्लियर है ना, सेम है। 4th स्टेप में हम क्या लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशन, और बाउंड्री कंडीशन में क्या होता है, हम क्या लगाते हैं कि जो भी बाउंड्री कंडीशन होती है एक एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू गेट करते हैं, C1 C2 C3 C4 कांस्टेंट की वैल्यू गेट करते हैं, जैसे मुझे वैल्यूज मिलती है मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, मेरा फाइनल आंसर मैं गेट कर लेता हूं। तो आई होप कि आपको प्रॉपर चीज समझ आ गई, एक एक स्टेप समझ आ गया होगा, ठीक है। और कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर, है ना, और क्वेश्चन परफॉर्म करते रहो, और वीडियो यदि अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड से शेयर कर देना, और अभी जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।